समुद्र की विशाल लहरों पर एक नया सपना आकार ले रहा है। ये सपना है भारत का दुनिया के सबसे बड़े जहाज बनाने वाले देशों में से एक बनने का। ये सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कोशिश है अपनी सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने की। तो चलिए आज इसी विशाल योजना की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी नीतियों को समझते हैं और उस अप्रत्याशित टकराव को भी जानते हैं जो इस सपने की राह में खड़ा है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं आज की हकीकत से। आज दुनिया भर में जितने भी जहाज बनते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। सोचिए, ये 200 अरब डॉलर के एक बहुत बड़े समंदर में एक छोटी सी बूंद के बराबर है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस मामूली शुरुआत के बावजूद लक्ष्य कुछ असाधारण है। 2047 तक भारत दुनिया की टॉप 5 जहाज बनाने वाली शक्तियों में शामिल होना चाहता है। मतलब ये एक छोटी सी नाव से सफर शुरू करके एक विशालकाय जहाज बनाने जैसी छलांग है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो बड़ा विजन है क्या जिससे ये सब शुरू हुआ। फिर उन फाइनेंशियल टूल्स पर नजर डालेंगे जो इस सपने को सच करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक गेम चेंजिंग पॉलिसी भी शामिल है। इसके बाद हम इंडस्ट्री के विरोध को समझेंगे और आखिर में आगे की राह का विश्लेषण करेंगे। तो ये ग्रैंड विजन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ और जहाज बनाने की बात नहीं है। ये तो भारत की पूरी समुद्री पहचान को फिर से गढ़ने की एक कोशिश है। इस योजना का सबसे दिलचस्प पहलू है इसका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। सरकार ने इसे मैरीटाइम अमृतकाल विजन का नाम दिया है और इसके लिए एक साफ रोड मैप बनाया है। आज जो हिस्सेदारी 1% से भी कम है, उसे 2030 तक दुनिया के टॉप 10 देशों में लाना है और फिर 2047 तक टॉप 5 में अपनी जगह पक्की करनी है। ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक पूरी मैराथन है। जाहिर है, इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। तो सवाल ये है कि सरकार इस विशाल विस्तार के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? चलिए उन फाइनेंशियल टूल्स को समझते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरी रणनीति के दिल में है एक चीज, इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड यानी IIF। जैसा कि इस सरकारी दस्तावेज में दिख रहा है, इसका सीधा सा मकसद है शिपयार्ड्स के लिए कर्ज लेना सस्ता बनाना। ये वो चाबी है जिससे नई परियोजनाओं के दरवाजे खुलेंगे और भारतीय शिपयार्ड्स दुनिया के लेवल पर मुकाबला कर पाएंगे। ये सरकार के बड़े बड़े इरादों को जमीन पर उतारने का एक बहुत जरूरी जरिया है। तो ये IIF काम कैसे करता है? इसका फंडा बहुत सीधा सा है। ये एक सरकारी स्कीम है जो शिपयार्ड्स को उनके लोन पर 3% की ब्याज छूट देती है। ये छोटी सी दिखने वाली छूट लोन की लागत को काफी कम कर देती है, जिससे नए जहाज बनाने और अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और ये IIF कोई अकेली चीज नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े, लगभग 3 अरब डॉलर के मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का हिस्सा है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। इस फंड का लगभग आधा हिस्सा, पूरे 45%, सीधे सीधे जहाज बनाने और उनकी मरम्मत के लिए रखा गया है। ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही साफ इशारा है कि सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ दिया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और बड़ी पॉलिसी की, जिसे कई लोग इस कहानी का असली गेम चेंजर मान रहे हैं। ये है जहाज़ों को बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला है। इस बदलाव को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचिए कि जहाज़ों को अब एक तरह का फाइनेंशियल VIP पास मिल गया है, ठीक वैसा ही जैसा सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों के पास होता है। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें भी लंबे समय के लिए कम ब्याज दर वाले लोन मिल सकते हैं। और तो और वो खास निवेश के रास्ते भी खुल गए हैं जो पहले सिर्फ पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ही थे। तो ये असल में होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो किसी जहाज को ऑफिशियली एक इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति का दर्जा दिया जाता है। फिर उसका मालिक उस जहाज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या INVIT में ट्रांसफर कर सकता है। ये ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड की तरह बाजार से बहुत सारे निवेशकों से पैसा उठाता है और नतीजा, जहाज के मालिक को तुरंत कैश मिल जाता है, जिससे वो अपने बेड़े को और बढ़ाने में लगा सकते हैं। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा और योजना के मुताबिक लग रहा है ना? एक बड़ा लक्ष्य है और उसे पूरा करने के लिए मजबूत फाइनेंशियल प्लान भी है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है।
एक अच्छी मंशा से बनाई गई यही नीति उन लोगों के बीच खलबली मचा रही है जिनकी मदद के लिए इसे बनाया गया था। तो सवाल ये है कि क्या ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा वाकई इस इंडस्ट्री में हर किसी की मदद कर रहा है? और जैसा कि हम देखेंगे, इसका जवाब एक सीधा सा नहीं है, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। तो ये है विवाद की असली जड़। सारा टकराव पात्रता के एक नियम पर है। नए नियम के मुताबिक भारत में बने जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा तभी मिलेगा जब वो 1500 ग्रॉस टन या उससे ज्यादा के हों। अब ये ग्रॉस टन जहाज का वजन नहीं, बल्कि उसके अंदर का कुल वॉल्यूम होता है। इस एक नियम का असर बहुत बड़ा है। ये 500 से ज्यादा छोटे तटीय जहाजों जैसे कि टगबोट्स, ड्रेजर और दूसरे सहायक जहाजों को इस योजना से ही बाहर कर देता है। जबकि जहाज बनाने वालों ने 500 टन की लिमिट का प्रस्ताव दिया था, जिससे लगभग पूरा तटीय बेड़ा इसके दायरे में आ जाता। और इंडस्ट्री, मतलब जो शिपयार्ड्स हैं, वो अपनी नाराजगी बिल्कुल नहीं छिपा रहे हैं। शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि ये नियम उल्टे परिणाम देने वाले हैं। उनका तर्क है कि छोटे जहाज़ों को बाहर करने से छोटे और मझोले शिपयार्ड्स के विकास में रुकावट आएगी। ठीक वही शिपयार्ड्स जो मेक इन इंडिया जैसी पहलों की रीढ़ की हड्डी हैं। और इसके असर दूर तक जा सकते हैं। जहाज बनाने वाले चेतावनी दे रहे हैं कि ये नियम एमएसएमई शिपयार्ड्स की ग्रोथ को रोक सकता है, तटीय जहाज मालिकों से मिलने वाले नए ऑर्डर कम कर सकता है, और मजे की बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के लक्ष्य के ही खिलाफ काम कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि इससे भारत अपने तटीय बेड़े के लिए पुराने विदेशों में बने जहाज़ों पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएगा। तो ये सब हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? भारत के पास एक बहुत ही साहसिक और परिवर्तनकारी योजना है, लेकिन उसे लागू करने के तरीके में एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये भव्य योजना इन मुश्किल लहरों को पार कर पाएगी? आखिर में ये कहानी दो तनावों के बीच की है। एक तरफ है एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने का सपना देखता है, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत की वो बारीकियां जहां एक नियम में किया गया छोटा सा बदलाव भी पूरी योजना की सफलता को खतरे में डाल सकता है। और यह हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस बड़ी महत्वाकांक्षा को डूबने से बचाने के लिए नीति को समय पर ठीक किया जा सकता है? क्या सरकार और इंडस्ट्री के बीच कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो न सिर्फ बड़े जहाज़ों को बल्कि उन छोटे जहाज़ों को भी सहारा दे जो भारत के समुद्री भविष्य की जान है? इस कहानी का अगला अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।